भारतीय जनता पार्टी के अलीपुरद्वार क्षेत्र का जिला अध्यक्ष एवं मादारीहाट विधानसभा क्षेत्र के एमएलए तथा वर्तमान 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारी दी गई है मनोज तिग्गा को। मनोज तिग्गा हमारे समक्ष हैं, बातचीत करते हैं। मनोज तिग्गा एक इस क्षेत्र के पुराने काफ़ी प्रख्यात भाजपा नेता माने जाते हैं और उनको इस 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी देने के लिए क्या उनकी है, इस विषय को लेकर बातचीत करते हैं। मनोज जी, सर्वप्रथम तो आपको बधाई। और 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवारी दी गई है और जनता के लिए क्या सोच के उतरे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले केंद्रीय एवं राज्य नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पार्टी ने एक बार फिर से मुझ पर विश्वास किया। इससे पहले भी पार्टी ने कई एक बार 2001 में विधानसभा, 2004 लोकसभा, 2006 विधानसभा, 2009 लोकसभा, 2011 विधानसभा, उसके बाद 2016 में फिर एक बार टिकट दिया पार्टी ने। और हम लोग 3 विधायक पूरे पश्चिम बंगाल से उस जनरल इलेक्शन में चुन करके गए थे। उसमें से मैं था, दिलीप घोषी थे, स्वाधीन सरकार। उसके बाद फिर पार्टी ने 2021 में टिकट दिया और उससे भी ज़्यादा मार्जिन से जीत करके मैं विधानसभा में पहुंचा और पार्टी ने मुझे चीफ व्हिप का भी जिम्मेवारी दिया और उसको मैं अपनी निष्ठा से निभा रहा हूं। और इस बार पार्टी ने अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र से मुझे उम्मीदवार के रूप में घोषणा किया बीते कल। निश्चय ही इस सीट को हम लोग जीतेंगे और बीते बार जिस मार्जिन से, जिस अंतर से जीते थे, आशा करते हैं उस अंतर में इस बार बढ़ोतरी होगी। भारतीय जनता पार्टी एक क्षेत्र में लोगों का कहना है कि आना चाहिए नॉर्थ बंगाल के लिए, अगर परंतु वर्तमान परिस्थिति में इस अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र विकसित करने के लिए मोदी जी का क्या विजन को मानते हैं? देखिए, क्या मोदी जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक भारत का डेवलपमेंट नहीं होगा। उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते उन्होंने विभिन्न प्रकार की योजनाओं का, काम का उन्होंने घोषणा भी किया और काम भी हुआ है, काम हो भी रहा है। तो आप जानते हैं कि हमारा यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, कोई भी काम करने के लिए राज्य का सहयोग चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान शासक दल केंद्र सरकार के साथ असहयोग की नीति अपने, उससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का काम, विकास का काम रुक जाता है। तो निश्चय ही आने वाला समय में इस सरकार को सद्बुद्धि देगी, शासक दल को जो पश्चिम बंगाल में है, और डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे। तो सरकार हमारा तो मोदी जी का कहना है कि आज हमारा देश डेवलपिंग कंट्री, आने वाला समय में डेवलप्ड कंट्री हो, उस दिशा में काफ़ी काम हो रहा है। तो निश्चय ही उससे अछूता नहीं रहेगा पश्चिम बंगाल और उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल क्षेत्र को विश्व को माना जाता है चाय के लिए। इस चाय बागान में मजदूर के रूप में काम करने वाले गोरखा एवं आदिवासी हैं। आप आदिवासी समाज से हैं और गोरखाओं की भावना को आप जानते हैं। इस चाय बागान के लिए आप क्या सोचे हैं? देखिए, विगत 34 साल तक यहाँ पर वामफ्रंट शासन था। उन्होंने तो पूरे स्टेट को ही डी ग्रेड स्टेट के रूप में परिणत कर दिया और उसके समय से ही एक के बाद एक चाय बागान बंद होना शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि 2000 के दशक में एक के बाद एक लगभग 40 से 50 चाय बागान बंद हुए थे। उसी का मार, उसी का अभी चाय बागान को झेलना पड़ रहा है। इसके बाद ये बहुत आशा के साथ में लोगों ने इस टीएमसी सरकार को पश्चिम बंगाल में लाया, लेकिन उससे भी बदतर अवस्था चाय बागान को लेकर के गया वर्तमान शासक दल। बहुत ऐसे सुविधा से श्रमिकों को वंचित कराएगा। आप जानते हैं कि राशन जो व्यवस्था था चाय बागान में, ये सरकार आने के बाद में, टीएमसी सरकार आने के बाद में 2016 के फरवरी महीने से बंद कर दिया गया। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, एनएफएसए के माध्यम से 35 किलो राशन देने आरंभ किया और 2 रुपया का दर से दिया जाता था। लेकिन कोरोना महामारी के समय इसे भी छूट दे दिया गया और उसे फ्री में राशन दिया गया। और अभी भी चाय बागान क्षेत्र में आने वाला 5 साल के लिए फ्री में राशन दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। यदि आप पानी की व्यवस्था कहें तो जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल और प्रत्येक नल में जल की व्यवस्था प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रत्येक घर में गैस कनेक्शन दिया गया है बिना मूल्य।
क्योंकि गरीब माताएं बहनें कभी नहीं सोची थी कि हम गरीब के घर में भी गैस का कनेक्शन मिल सकता था। उनका साधारण धारणा था कि गैस का जो कनेक्शन है बड़े लोगों का, लेकिन आज प्रत्येक घर में गैस है। आप जानते हैं कि चाय बागान में अभी लकड़ियां नहीं दी जाती है खाना पकाने के लिए, तो गैस पर भी निर्भर होना पड़ता है। तो ये गैस होने के कारण काफ़ी लाभ हुआ चाय बागान में। आप यदि चाय बागान में चाहे सीसी रोड हो, ड्रेन हो, ये 15 फाइनेंस के माध्यम से काम होता है, जब चाहे फेबर ब्लॉक का रास्ता हो। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से घर घर में टॉयलेट देने का काम, ये प्रधानमंत्री जी ने किया। इस तरह का बहुत ऐसा काम है, चाहे वृद्धा भत्ता हो, विधवा भत्ता हो, इसमें राज्य सरकार का मिनिमम योगदान है। 800 रुपया केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार 200 रुपया देती है और 1000 रुपया ऐसा। तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी घर मिल रहा है। तो जो चाय बागान में जो है 100 दिन का काम बोलिए, ये सभी केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार का कोई योजना नहीं। राज्य सरकार एक ही काम कर रहा है, यदि 100 दिन का काम हो रहा है तो उसमें डुप्लीकेट जॉब कार्ड बना करके पैसा चोरी करना। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से किसी को लाभ मिल रहा है तो उससे 10-20 हजार रुपया लेना। यदि जल जीवन मिशन के से काम हो रहा है तो वहां से कट मनी लेकर के निम्न मान का काम कराना। ये इस प्रकार का नेगेटिव काम ये वर्तमान शासक दल कर रही है। और सबसे बड़ा योजना जो आयुष्मान भारत है, यदि आयुष्मान भारत के माध्यम से यदि स्वास्थ्य बीमा होता तो चाय श्रमिकों को और पूरे बंगाल के लोगों को लाभ होता, लेकिन राजनीति के चलते ये राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत को अटका दिया, जिसके चलते आज चाय बागान इलाका में देखिए गरीब लोग जो किडनी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, जो लीवर के पेशेंट है, विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित होते हैं, उनको लाभ मिलता। बाध्य होकर के लोगों को दक्षिण भारत की ओर जाना पड़ता है, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता। यदि आयुष्मान भारत का लाभ मिला होता तो हमारे इस क्षेत्र के लोग या पश्चिम बंगाल के लोग भारत भर के किसी भी कोने में जाकर के चिकित्सा करा देते। लेकिन ये सरकार स्वास्थ्य साथी के नाम में चला रही, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। जिससे मिलना चाहिए था उसे लोगों को वंचित कर रहा है वर्तमान सरकार। अब एक चीज़ बताइए, आप आने वाले दिन में 2026 के लिए इस चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा सरकार में आने की क्या तय है? ये जो 24 से क्या उनको असर होगा? देखिए, हमारे लिए मेरा नाम घोषणा होना यह बड़ी बात नहीं है, या किसको उम्मीदवार बनाया किसको उम्मीदवार नहीं बनाया ये बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात है हमारा नारा ये है, एक बार फिर से मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। इस मूल मंत्र को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। निश्चय ही हम आशा करते हैं कि जो 400 सीट केंद्र में आएगी उसमें अलीपुरद्वार की सीट भी रहेगी। तो इसी तरह से बातचीत करके दौरान आपसे और बातचीत करेंगे। और इस 2024 के चुनाव के लिए जनता को आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि अलीपुरद्वार जो है, ये विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न जात के लोग रहते हैं, ये मिनी इंडिया की तरह है। तो निश्चय ही हमारा ये अलीपुरद्वार है, ये चाय बागान क्षेत्र है, ये कृषि क्षेत्र है, म्यूनिसिपैलिटी है, बनबस्ती है, गोरखा, मेच, राभा, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग हैं, वो आज भी पिछड़े हुए हैं। तो उनके लिए प्रधानमंत्री जनमन एक योजना है जिसके माध्यम से हम ट्राइबल का उन्नति कर सकते हैं या रिमोट एरिया का उन्नति कर सकते हैं। निश्चय ही उस योजना का लाभ आने वाला समय में यहाँ के लोगों को मिलेगा। जब तक संपूर्ण लोगों का विकास नहीं होगा, आदिवासी, गोरखा, कोच, मेच, राभा और जो भी है, जब तक संपूर्ण समाज का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इस समस्त लोगों को लेकर के सबके विकास के लिए, सबका अच्छा काम के लिए हम लोग मिलजुल के करेंगे, निश्चय ही आने वाला समय में लाभ मिलेगा। और जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में भी हमें आगे लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि खेलकूद में भी हमारे यहाँ देखिए आज गोरखा, आदिवासी या SC ST लोग ही फुटबॉल खेलते हैं। तो प्रतिभा काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो यहाँ पर खेलकूद का जो स्टेडियम हो या जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए आज हमें दक्षिण भारत में निर्भर करना पड़ता है, शिक्षा के क्षेत्र में हमें दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो एक समाज को विकसित करने के लिए हर क्षेत्र में जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में, सोशियो इकोनॉमिक जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक समाज का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक समाज का डेवलपमेंट नहीं होगा देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। अंत में आपको एक प्रश्न करने जा रहा हूँ कि भूटान के साथ में ये सीमावर्ती क्षेत्र जुड़ा हुआ है, काफ़ी समस्या है पर्यटकों को लेकर और भूटान की संबंध को लेकर। इसके लेकर के आप अगर इस केंद्र में आएंगे इसको लेकर सोचेंगे या क्या विचार सोचे हैं? निश्चय ही ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, तो भूटान हमारा पड़ोसी देश है। निश्चय ही भूटान को भी सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा, और सोच करके जो आने वाला समय में दोनों देश के लोगों को किस प्रकार से लाभ होगा इस विषय में बातचीत करना चाहिए। निश्चय ही आने वाला समय में जो विदेश मंत्रालय है और भी जो हमारे वहाँ पर जो मंत्रालय जिसके माध्यम से भूटान से संपर्क करके
हम पर्यटक के लिए या हमारे जो यहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आसपास में रहते हैं, वन बगान के हो या बेकारी समस्या के लिए भूटान एक बहुत बड़ा भूमिका पालन करता है कि वहाँ पर लोग चाहे मिस्त्री के रूप में हो या मजदूर के रूप में या व्यवसायी के रूप में काफ़ी वहाँ पर एक रोजगार का अवसर वहाँ पर उपलब्ध होता है। यदि हम बातचीत करके इस काम को फिर से शुरू कर सकते हैं तो भूटान का भी लोगों का लाभ होगा, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो बेकार हैं, जो व्यवसायी हैं और या जो कारीगरी करते हैं, उनको लाभ मिलेगा आने वाला समय में। अगर हम लोग आप लोगों से जनता को इस तरह से रूबरू कराते जाएंगे। आज मनोज तिगाजी से बातचीत हुआ, आने वाले दिन में और विधान लोकसभा के उम्मीदवारों से बातचीत होते रहेगी। आप देखते रहिए।